हमारा एक और वीडियो आपके सामने आ रहा है जिसके अंदर ट्रेडिशनल साफा लुक देने वाले कल्चर के लिए काम करने वाले बीकानेर शहर में कई सालों से उनका नाम बहुत प्रचलित है और इंटरनेशनल फोक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वीडियो में आप उनकी पूरी जर्नी देखिए और आप भी उनसे इंस्पायर होकर हमारे बीकानेर के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाइए। स्वागत है आपका गोपाल बिसा जी हमारे YouTube चैनल असली बीकानेरी पर। बीकानेर शहर में कई सालों से ट्रेडिशनल लुक्स देने वाले और कल्चर के लिए काम करने वाले गोपाल बिसा जी, जो कि पूरे बीकानेर में फेमस है अपनी हाथ की कला और अपने आर्टिस्ट जो हम कहते हैं गोपाल बिसा एक आर्टिस्ट हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल के। तो गोपाल बिसा जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी असली बीकानेर टीम को और अभिषेक मोहता की टीम को कि आपने मेरे को इस लायक समझा और आप इस मंच पर मेरे को लेके आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी। आप जिस तरह काम कर रहे हैं बीकानेर शहर में, तो आपको तो यहाँ आना ही था। और भी कई हमारे असली बीकानेरी है जो आपके बाद एक हमारे YouTube चैनल पर आएंगे। आप ही से ये शुरुआत हुई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीकानेर शहर में ऐसा क्या स्पेशल है या ऐसा कौन सी ऐसी ट्रेडिशन है जो आप बाहर ज़्यादा प्रचलित या बाहर ज़्यादा आप ले जाना चाहेंगे? देखिए, बीकानेर के लिए मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि बीकानेर एक नायाब शहर है। जो आपको यहाँ मिलेगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा। जितनी मस्ती यहाँ के जो लोग ले सकते हैं या आनंद यहाँ के लोग ले सकते हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं के लोग नहीं ले सकते। जो यहाँ का खाना है, यहाँ का पहनावा है, यहाँ के मतलब यहाँ का पूरा वेदर, हर जो वेदर है आप लोग यहाँ देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। सावन का यहाँ आनंद लेते हैं, भादवे का यहाँ आनंद लेते हैं, होली का आनंद ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ है। या तो आप ब्रज में ले सकते हो या दूसरा जो सेकंड ब्रज है वो इसको कह सकते हो, जैसे छोटी काशी बीकानेर को कहा जाता है, उसी हिसाब से अपन सेकंड जो ब्रज है वो बीकानेर को कह सकते हैं। जी बिल्कुल, यही बात हमें अच्छी लगी आपकी बिसा जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप ही ने बीकानेर शहर में आप पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आपने यही फील्ड क्यों चुनी? इसके बारे में तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ये 1995 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कैमल फेस्टिवल हुआ था। उस समय मेरे ख्याल से यहाँ पे विधायक थे अपने नंदलाल जी व्यास, नंदू महाराज, जो मेरे ख्याल से राजस्थान में फेमस है। तो वो उन्होंने ये बजरंग दौरा पे ये कार्यक्रम करवाया था। तो मैं उस समय 11 साल का था, तो मैं वो कार्यक्रम देखने भी गया था। और उसके बाद में स्टेडियम में नेक्स्ट डे इसका कार्यक्रम हुआ था। तो उस दिन से मेरे को ये लगा हो गया कि यार ये क्या कल्चर है यहाँ का, पता नहीं। तो उसके प्रति मतलब लगाव चलता गया। धीरे धीरे स्टेज शो करने लग गए। और भी कल्चर के बहुत कार्यक्रम मैंने बाहर भी किए, इंडिया के बाहर भी किए, बीकानेर में भी बहुत किए। धीरे धीरे एक लाइन बनती गई और लाइन बनने के बाद में आज इस कल्चर ने कह दो या बीकानेर के कल्चर को कह दो या राजस्थान के कल्चर को कह दो, वो मेरे को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल, आप जिस मुकाम पे हैं आज बीकानेर पूरा आप पे गर्व करता है। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप पहली बार किसी मंच पर किसी स्टेज पे आप चढ़े, आपने कोई कॉन्टेस्ट फाइट किया, आपका कौन सा वो पहला कॉन्टेस्ट था जो आपने जीता और आपको बहुत खुशी प्राप्त हुई? मैं 2003 में कमल फेस्टिवल में मिस्टर बीकाना और मिस ढोला और मरवन का खिताब मैंने जीता था बीकानेर में, जो करनी सिंह स्टेडियम में 2003 में हुआ था। 2003 से मैं रेगुलर इस कमल फेस्टिवल से, जो बीकानेर में कमल फेस्टिवल हो रहा है, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। और उसमें हर साल एक नॉवेल्टी लाने की कोशिश करता हूँ कि जो कॉस्ट्यूम में जो अपने बीकानेर में आज से 50 साल पहले 60 साल पहले चलती थी वो बंद हो गई। तो वो हर साल आपको मेरे एक ऐसा रहेगा अंदाज कि हर फेस्टिवल में मैं एक नई ड्रेस में आऊँगा। वो एक मेरे खुद की एक हॉबी है, मेरा शौक़ है कि भाई अपन जाएं तो कुछ ऐसा करें। ऐसे नहीं है कि हर साल एक कपड़े पहन के जाएं, वो मेरे को कम पसंद है। लेकिन आप वो चीज़ लेके आओ जो आज तक किसी ने नहीं देखी है। जो आज से 50 साल पहले रेबारी कौन सी पहनते थे, लोहार कौन सी पहनते थे, और हर कास्ट की अलग अलग है। ये बीकानेर की विशेषता है कि पगड़ी और उसकी कॉस्ट्यूम से
अपन एक कास्ट का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी जाति का है या कौन से धर्म का है। ये एक बीकानेर की खूबी है, आपको ये केवल यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। जैसे माहेश्वरी है, उनका पहनावा अलग है, अपने ब्राह्मणों का अलग है, जैन समाज का अलग है, सुथार समाज का अलग है, लोहार समाज का अलग है, सोनार समाज का अलग है। हर समाज की एक जो पहचान है वो पगड़ी, उनकी धोती और उनके कॉस्ट्यूम से आप पता लगा सकते थे कि ये कौन से धर्म का है। जी बिल्कुल। उस समय के अभी के चलते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी के चलते जब हम देखते हैं सब मॉडर्न एरिया में मॉडर्न टाइप में रहना चाहते हैं, लेकिन कोई पीछे जो ट्रेडिशन लुक्स जो चलते थे पहले के ज़माने में, जो साफ़ा रहता था, आजकल कई लोग साफ़ा पहनना पसंद भी नहीं करते हैं। तो वो जो हमारी प्रथा कम हो रही है धीरे धीरे, उसके प्रति आपका क्या कहना है? जो ये प्रथा कम हो रही है वो देखो ऐसे तो गलत ही है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि पिछले 10 सालों में साफा और जो पाग पगड़ी है या धोती कुर्ता है या राजस्थानी जो कल्चर है वो 10 सालों में मैं बढ़ता ही देखा है मैंने, अभी घटता नहीं देखा है। आप देखोगे कि कोई भी शादी में अभी पहले जैसे शादी में जैसे जिसकी शादी होती थी उसके घर वाले मोस्टली उसके फादर है, चाचा है, उसके भाई है, वही पगड़ी पहनते थे। अभी हर शादी में 99% आदमी पगड़ी पहन के जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर आप चाहे बॉम्बे चले जाओ या कलकत्ता चले जाओ या आसाम चले जाओ, कहीं भी जाओगे तो आपको राजस्थानी पगड़ी के लिए एक आदमी तो वहाँ मिलेगा ही बांधने वाला। वो एक खुशी की बात है कि हर आदमी वापस उसी पैटर्न के ऊपर जा रहा है। और जैसे अभी कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा तो उसमें आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा जो राजस्थानी ड्रेस में ही आएगा। शादी में 3 दिन का इवेंट होता है, उसमें एक दिन तो वो ट्रेडिशनल देंगे ही देंगे, लेकिन वो बहुत बढ़िया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले बच्चों को वो सीखने को मिले कि भाई जो राजस्थान का कल्चर है या अपने बीकानेर का कल्चर है वो लुप्त नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है, और तो क्या कह सकते हैं। सर, बीकानेर में पिछले कई सालों से हेरिटेज वॉक नाम की एक वॉक आप संचालित करते हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वो संचालित करने वाले तो जैसे लोकायन संस्था है, बीकानेर प्रशासन है, बीकानेर टूरिज्म डिपार्टमेंट है। हाँ, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, वो मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसको संचालित मैं करता हूँ। जो हेरिटेज वॉक जो प्रशासन ने या लोकायन संस्थान ने जो ये शुरू की है, बहुत बढ़िया है ये कि आज प्रशासन जो शहरों की ओर आ रहा है, देख रहा है कि भाई शहरों में क्या ट्रेडिशनल है, क्या यहाँ का कल्चर है। उनके साथ साथ में जो फॉरेनर है, टूरिस्ट है, वो भी आते हैं। लोकल टूरिस्ट है जो बीकानेर के अलावा जैसे बाहर से आए हुए हैं, गुजराती भी आते हैं खूब, उसमें बंगाली भी आते हैं, वो देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ का कल्चर है और बीकानेर का जो ये आप समझ लो कि पूरा जैसे फूड है, ट्रेडिशनल है, वो आपको केवल इस 4 दीवारी के अंदर ही दिखाई देंगे, परकोटे के अंदर। आप अगर बाहर जाओगे यहाँ से तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाहर नहीं मिलेगी, वो केवल अंदर ही मिलेगी। सबसे जैसे यहाँ का जो फूड है वो केवल अंदर ही मोस्टली आपको मिलेगा। बाहर आप जैसे JNV है, सादुलगंज है, पवनपुरी है, इधर जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये अंदर ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि परकोटे के अंदर जो आदमी आपको इंसान मिलेगा वो आपको कहीं खोजने पर भी मिलेगा, वर्ल्ड में भी। जी बिल्कुल, यही बात है, परकोटे के अंदर रहने वाले बाहर नहीं मिलेंगे। बिरसा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बीकानेर के अंदर ट्रेडिशन जो है वो बहुत यूनिक और बहुत अपने आप में एक अलग अंदाज़ और एक अलग दर्जा रखता है। तो आपके हिसाब से इसको फैलाने के लिए अब आपका क्या विचार होगा और अब आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग तो इसमें अभी तो कुछ नहीं है। इसके अंदर देखो, आम आदमी अगर इस ट्रेडिशनल को अपना ले कि हर जगह अपना जो कॉस्ट्यूम है या अपनी पगड़ी है या अपना खान पान है या अपनी जो धरोहर है उसको साथ लेकर चले, तो हो सकता है ये बीकानेर सिटी है जो आगे बढ़े। उसमें प्रशासन का भी सहयोग चाहिएगा। ऐसे ही नहीं है कि केवल यहाँ के लोकल इंसान है वो ही कर सकते हैं। प्रशासन है, यहाँ के भामाशाह है, वो इसके अंदर जितना सहयोग करेंगे उतना यहाँ का जो कल्चर है वो आगे बढ़ेगा। और जितना यहाँ का कल्चर आगे बढ़ेगा उतना ये बीकानेर आगे बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जी बिल्कुल, अपना कल्चर सब तक जाना चाहिए। सर, अब बात आती है बीकानेर के खान पान के ऊपर। जो भी बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं कि यार बीकानेर में आयो, कहीं डंगरो यार, कहीं खवार तो ला, इतना बांड सुनो, मैंने भी तो कहीं ला।
तो इसके ऊपर आप, अगर आपके पास कोई फूड चैनल से, हमने सुना है आपके पास बहुत लोग आए हैं या फिर आपके रिलेटिव्स जो बाहर रहते हैं वो बीकानेर में आते हैं, तो आप उनको पहले क्या खिलाना चाहेंगे? देखो, ये तो एक बच्चा बता सकता है कि बीकानेर में अगर कोई आदमी सबसे प्रथम यहाँ आए तो वो मेरे ख्याल से आँख खुलने से पहले यहाँ की कचौड़ी और पकौड़ी खाना पसंद करेगा, और आलू की सब्ज़ी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद में बीकानेर एक ऐसा शहर है जो खान पान में वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं बता रहा हूँ, मैं राजस्थान का भी नहीं बता रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में खान पान में सबसे आगे बीकानेरी है से है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड के जो केसर के भाव है वो बीकानेर खोलता है। जो इंडिया में एक महीने में केसर लगती है वो यहाँ एक हफ्ते में लगती है, और जो इंडिया में एक हफ्ते में लगती है वो यहाँ पर डे लगती है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जो फूड यहाँ का है, जैसे रबड़ी है, मलाई है, रात को कढ़ाई का दूध मिलेगा आपको, कचौड़ी पकौड़ी है, समोसा है, नमकीन के अंदर तो गड्ढे है, भुजिया है, पापड़ है, वो तो हर बीकानेर की फर्स्ट चॉइस है कि एक साइड में पनीर की सब्जी पड़ी हो, एक साइड में पापड़ की हो, तो आप कौन सी पसंद करोगे? पापड़ की करोगे मेरे ख्याल से। तो खाने के मामले में तो बीकानेर मतलब ये समझ लो कि सबसे आगे है। यहाँ पे अगर कोई, जैसे ये जो ब्लॉग बनाने वाले आते हैं, तो मैं उनको गारंटी से कहता हूँ कि वो 365 दिन में 365 आइटम, हर रोज़ एक नया आइटम उनको मिल सकता है करने के लिए। बीकानेर इतना खाने में आ गया है। जी बिल्कुल, ये बात तो है, इसीलिए बीकानेर पूरे विश्व में जाना जाता है खान पान के नाम से। गोपाल बिसा जी, हमने बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत लोगों से पूछने के बाद ये पूछा था कि गोपाल बिसा जी जो हैं वो इंटरनेशनल भी बहुत टूर्स कर चुके हैं, बहुत सी जगहों पर वो बीकानेर की संस्कृति को आगे बढ़ा चुके हैं। तो उसके बारे में हमें भी कुछ, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाके अब हमारे बीकानेर का नाम रोशन करके आए हैं। देखो, वैसे तो मैं बहुत जगह गया नहीं हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गया था 2010 या 11 में मैं गया था ओमान में मस्कट एक जगह है, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था। वहाँ मैं टर्बन आर्ट के लिए गया था, पगड़ी बांधने के लिए। कोई शादी थी वहाँ पे, एक पंकज खेम जी करके थे यहाँ, उनकी शादी थी, तो उनके यहाँ बीकानेर से 5 या 6 बंदे गए थे। फर्स्ट टूर मेरा इंटरनेशनल वो था। उसके बाद मैं बैंकॉक गया था, बैंकॉक के बाद में मैं चाइना गया था, और एक और कोई कंट्री थी छोटी, मैं वहाँ भी जाके आया था। लेकिन आप अगर वहाँ पे पगड़ी पहन के या धोती के अंदर आप घूमोगे तो हर आदमी आपके साथ में सेल्फी लेना पसंद करेगा। अगर यहाँ पे फॉरेनर आता है कोई भी, अपन जिनको कहते हैं कि ये फॉरेनर है, कोई लेडी आ गई है, वो आप उनके साथ में सेल्फी लेना पसंद नहीं करोगे जितना आपके साथ में वो लेना पसंद करेंगे अगर आप पगड़ी पहन रखी है तो। लेकिन एक अलग ही अंदाज, आपको आनंद आता है वहाँ जाते हो, यहाँ की कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हो, तो ऐसा अपने आप में एक अलग फीलिंग महसूस होती है कि यार मैं एक नायाब आदमी हूँ। जी बिल्कुल, अपना रुतबा बढ़ जाता है बीकानेरियों का जब वो अपने ट्रेडिशन लुक में दिखते हैं। तो सर, हमें ये एक और चीज़ जाननी थी आपसे कि अगर कोई बाहर का बंदा, जैसे कि कोई और सिटी से, बीकानेर से नहीं, राजस्थान से भी नहीं, कोई बाहर का बंदा अगर आपके पास आए और वो बीकानेर के अंदर इवेंट मैनेज करना चाहे, तो क्या आप उसे क्या सलाह देंगे? बीकानेर, देखो, जैसे शादी का कोई इवेंट है या पर्टिकुलर उसका कोई भी इवेंट है, शादी के अंदर तो मेरे ख्याल से बीकानेर अभी राजस्थान में अभी 6-7 सालों से हब बना हुआ है मैरिज का। यहाँ जितनी शादियाँ होती है, मारवाड़ी जो बाहर के लोग हैं, मारवाड़ी जो यहाँ से ही गए हुए हैं पर्टिकुलर, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी यही रखेंगे कि बीकानेर जाके शादी करें, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ का वेदर, हर चीज़ में बेटर है। और बाहर से कोई बंदा आके यहाँ इवेंट करना चाहे तो मेरी तरफ से उसको फुल हेल्प है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो मैनेजमेंट मैं अपनी तरफ से उसको करवा सकता हूँ वो सारा करवाएंगे, उसमें तो कोई है ही नहीं। अब बात आती है पूरे विश्व में फैले हुए कोरोना वायरस की, तो उसका नाम सुनते ही बहुत, सर कोरोना वायरस आया, कल्चर, ट्रेडिशन, टूरिज्म सब हम एक तरफ से बंद हो गया, तो उस हालात में आर्टिस्ट जो कि
रेगुलरली अपना परफॉर्मेंस देके जो अर्निंग करते थे वो पॉसिबल नहीं थी। टूरिज़्म टूरिस्ट प्लेस पे जाना मना था, तो उसके चलते कई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो उसमें आप जैसे कि स्टेबल हैं, बट कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो स्टेबल नहीं थे, तो उनके लिए आपने क्या किया? देखो, ये जो कोरोना महामारी थी वो मेरे ख्याल से विश्व स्तर पर हालत सबकी ख़राब हो गई थी हालात। उसके अंदर अपन विश्व में क्यों जाए, अपन अपने बीकानेर पे जाएं तो बीकानेर में हर आदमी जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी वास्तविकता स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, जो केवल और केवल शादियों पे निर्भर है या अपने आर्ट पे निर्भर है, जैसे बैंड वगैरह है, और जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं यहाँ के लोकल आर्टिस्ट है बीकानेर के, और घोड़ी वाले हैं, ऐसे मतलब हज़ारों लोग बीकानेर के हैं जो वास्तविकता उनकी स्थिति ख़राब थी और उसके अंदर उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उनके लिए हमने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया था कि भाई इनकी हेल्प की जाए, और यहाँ के जो भामाशाह है, उद्योगपति है, उनको भी हमने बहुत किया था। हमने भी अपनी तरफ से जितना बन सकता हर कलाकार के लिए किया था, और ऐसे खूब संस्थाएं थी बीकानेर की भामाशाहों की बनाई हुई, उन्होंने भी यहाँ पे खूब हेल्प की थी आर्टिस्टों के लिए। उनका भी मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई उन्होंने हमारी मांग के ऊपर सारे कलाकारों के लिए हेल्प की, जो वास्तविकता केवल और केवल अपने आर्ट पर निर्भर थे। उनकी स्थिति तो दयनीय थी, लेकिन हर आदमी ने उनका सपोर्ट किया और किया। तो अब भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सारा निरंतर वापस उसी हिसाब से शुरू हो जाए। तो ये जितने आर्टिस्ट है जिनकी स्थिति ख़राब है, तो उनका निर्भर तो वो उसी के ऊपर है, तो वो स्टार्ट हो जाए। तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि भाई उनका काम स्टार्ट हो जाए, और तो क्या है। जी बिल्कुल, आर्टिस्ट की बात आई है तो हमें पता है कि आर्टिस्ट जो प्ले करते हैं जैसे कि बांसुरी है वगैरह, हज़ारों ऐसे हैं जो कि बीकानेर में ही ये सब होता है, और राजस्थानी कल्चर के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा प्ले होते हैं। तो आजकल के लोग उसे प्ले करने के बजाय डीजे में, रिमिक्स में ये चलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती उसकी। तो आप क्या चाहेंगे? देखो मोहता जी, आपने जो सवाल किया है वो मेरे लिए टिपिकल है। मैं आपको बता दूं कि जैसे डीजे वाले हैं या कोई भी ट्रैक पे काम करता है, सब अपना अपना पेट भरते हैं। मैं उनके बारे में गलत बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखता हूं कि अगर आदमी मैनुअल काम करे, पीछे 10 इंस्ट्रूमेंट लगाए और 2-3 सिंगर हो कोई कार्यक्रम में, आर्टिस्ट में, तो 10 लोगों का घर चलेगा। और डीजे वाले भी मेरे ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे रात दिन काम आते हैं। उनके बारे में मैं वो नहीं कहूँगा कि भाई आप को जो कर रहे हो गलत है, लेकिन नहीं, बैंड अगर होता है तो बैंड में 21 आदमियों की भी टीम होती है, 11 की भी होती है, 9 की भी होती है, 12 की भी है, लेकिन 20 आदमियों का चूल्हा जो है वो एक बार हाथ से चलता है, और डीजे में 1 आदमी का चलता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है अपनी तो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बैंड हो, या कोई कार्यक्रम हो उसमें 10 इंस्ट्रूमेंट लगे, 5 इंस्ट्रूमेंट लगे, 6 इंस्ट्रूमेंट लगे, तो कितने कलाकारों को रोजगार मिलता है उसके अंदर। बस बात यही है। एक बात और आती है कि बीकानेर शहर में जो ये इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म कुछ वगैरह ये सब बंद से हो चुके हैं, वो कहाँ प्ले करें। एक हमारे पास में यूट्यूब का ज़रिया रहता है जो कि वो लोग यहाँ प्रेफर करते हैं अपनी कला को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वो अपने बिज़नेस के चलते या जो भी वो काम करते हैं उसके चलते वो कुछ नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके लिए, उनकी फील्ड के लिए आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, तो वो जो मंच ढूंढ रहे हैं क्या आप वो उन्हें दे सकते हैं? देखो, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हो। देखिए, यूट्यूब के माध्यम से तो हर आदमी अपने आर्ट जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत लंबी है कि आज उसको कितने लाइक मिले, उसके कितने सब्सक्राइबर है, वो है हैंग तैंग। आज हर जो गरीब आर्टिस्ट है या जो अनजान है, अनपढ़ है, उनको ये कोई भी मतलब नहीं है। उनको शाम को कितनी उनकी दिहाड़ी होती है या कितनी उनको मजदूरी होती है, उसके हिसाब से उनका घर चलता है। हर आदमी यूट्यूब पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। और रही बात प्लेटफार्म की, तो प्लेटफार्म तो उनको जैसे काम चलेगा उससे मिल ही रहा है। उसके अलावा एक बीकानेर में एक ऐसा फाउंडेशन बनना चाहिए जिसमें तमाम जितने भी कलाकार हैं वो सारे एक ही छत के नीचे रहे या एक ही प्लेटफार्म के अंदर रहे, कि भाई उनकी एक तो रेट तय हो गई। आज कोई 800 में जा रहा है, कोई 700 में जा रहा है, कोई 1500 में जा रहा है, कोई 2000 में जा रहा है, लेकिन नहीं,
एक ढोलक का जो एक रेट है वो तय होगी कि भाई ढोलक जो प्ले करता है वो इतने पैसे में जाएगा, कीबोर्ड जो प्ले करता है वो इतने पैसे में जाएगा, और जो सिंगिंग करता है, सिंगिंग में हर टाइप के होते हैं, हर स्टेज पे होता है भाई। ये है नहीं कि भाई सिंगिंग के एक अपन फिक्स कर दें, ऐसा नहीं है। सिंगिंग में हज़ारों तरह के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ पे बीकानेर में जो वर्ल्ड फेमस है। उनको अपन ऐसे थोड़ी है भाई किसी को 1000 लेके जाए तो उसको भी 1000 दें, वो होता नहीं है। लेकिन हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं उनको बेचारे में बहुत तकलीफ होती है कि किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई एक फाउंडेशन उनका बन जाए, तो उसके अंदर सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, तो उससे उनका रोज़गार का जो साधन है वो एक बढ़िया लेवल पे आ जाएगा। यहाँ बीकानेर में आर्टिस्टों की कमी नहीं है, उनको देखने का नज़रिया और उनको काम देने का नज़रिया सबका अलग अलग है। जी बिल्कुल। तो हम भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि सबको आप एक ही नज़रिए से देखो, अलग अलग नज़रिए से मत देखो। आपके साथ में अगर जो निरंतर काम कर रहा है उसको तो आप अलग रख रहे हो, और जिसके पास कोई काम नहीं है आप उसको लेके नहीं जा रहे हो, वो गलत है। सबसे पहले अगर आप अपना इवेंट कर रहे हो तो इवेंट के अंदर उस आदमी को लो कि जिसको वास्तविकता ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अपन उसको लेके जाएंगे, उससे बेनिफिट कुछ नहीं है। लेकिन वो आदमी जो बैठा है वो बेरोजगार है, उसका भी घर है, उसका परिवार है, कहीं मौका उसको भी दो कि यार इसको लेके जाएं ताकि इसका भी घर शुरू हो जाए चलना। और मेरे जैसे एक आदमी फिक्स हो गया तो वही चल रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा मौका दो कि आपके अगर कोई कार्यक्रम में 5000 रुपये बच रहे हैं तो अपन ये सोचें कि यार 5000 मेरे बच रहे हैं ना, तो पीछे 3000 ही बचाऊँ, 2000 में मैं 3 आर्टिस्टों को और डाल दूँ ताकि उनके जितने भी उनके डिवाइड हो तो उनका चूल्हा तो स्टार्ट हो, वो तो बैठे नहीं रहे। अगर ये बात हर कलाकार या जो ऑर्गेनाइज करता है कार्यक्रम या जो अपना ग्रुप चलाता है, हर आर्टिस्ट के दिमाग में ये बात होगी ना, तो एक भी कलाकार भूख नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगा कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइज़र हैं या फिर आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर साथ दें। और मुझे पता है, और मुझे पर्सनली मुझे पता है कि गोपाल बिसा जी ये काम बिल्कुल करते हैं, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है गोपाल बिसा जी उनको पहले प्रेफर करते हैं। तो गोपाल बिसा जी आखिरी और हमारा सबसे यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा जागरूक करने वाला एक बीकानेर के लिए मारवाड़ी में मैसेज और यंगस्टर्स के लिए ट्रेडिशन के लिए उनकी पूरी भूमिका बनी रहे, उसके लिए एक मारवाड़ी में मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। मारवाड़ी में तो मैसेज तो मैं आपने कहीं दे सकूँ, और ये है कि भाई बीकानेर जी को कल्चर है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब हाईलाइट करने की कोशिश करो कि आज कट्ठे भी जाओ तो आप रे कल्चर ने मत भूलो, आप रे धर्म ने मत भूलो, तो आप निरंतर आगे बढ़ो। आपने कट्ठे भी कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा और तकलीफ आओ को नहीं, हमारी गारंटी है थी। बड़े टेंशन भी ना लिया और एकदम मस्ती रे मूड में जब बीकानेर है तो बीकानेर में एकदम फ्री है भाई बीकानेरी तरी, और एकदम सस्ती भाई बीकानेरी मस्ती। अरे हर चीज़ आदमी हर कोई भी हो वो भूखो उठो जरूर है, बाकी सोए कोई को नहीं। और जिको भूखो सूतो दिखे बीने थे कुल मिलार किए कर बेरो रोजगार चालू करो, बेरो भूख मिटो, बेरो घर चालू करो। और अपन ये बीकानेर जनता शू कहीं कहणो कोनी, भूखो आदमी नहीं सुए बीकानेर में। बस आई अपन एक प्रार्थना है भगवान शू। धन्यवाद जी, हमारा ये इंटरव्यू आपने देखा है, तो आपके जो विचार हैं बीकानेर के कल्चर के लिए, बीकानेर के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर प्रेफर करें, और हम गोपाल बिसा जी से उसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद जिसका भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा उनकी पर्सनल मीट के साथ गोपाल बिसा जी उस सजेशन को आगे ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। धन्यवाद।